Good evening, everyone. So, it's our lecture number 2 on employees stock option plan. In last class, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या बात की थी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और जहां पे एक टाइमलाइन के बेसिस पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं वापस से। यहां हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, एक ग्रांट डेट पे एक ऑप्शन एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाता है अंडर सम कंडीशन कि एम्प्लॉय विल फुलफिल सच कंडीशन, देन आफ्टर दैट पीरियड एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी एट एक्सरसाइज प्राइस और वेरी डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम द मार्केट। उसके लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड हमें अनाउंस किया गया, वो पीरियड कहलाता है वेस्टिंग पीरियड। क्या है वेस्टिंग पीरियड? वेस्टिंग पीरियड का मतलब ये वो पीरियड है जिस पीरियड के अंदर एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर ऑप्शन को अक्वायर करने के लिए जो कंडीशंस बताई गई हैं उसे वो कंडीशंस फुलफिल करनी है। और कंडीशंस में हमने बात की थी कि जो वेस्टिंग कंडीशंस होती हैं वो दो तरह की वेस्टिंग कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, सर्विस कंडीशन, जिसका मतलब आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड तक सर्व करना है। दूसरा हो सकता है परफॉर्मेंस कंडीशन, जहां आपको एक स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस शो करनी है कंपनी को। आप जिस भी पीरियड में वो परफॉर्मेंस कंप्लीट कर देंगे, आप उस पीरियड के बाद, उस परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट शेयर्स। परफॉर्मेंस में भी दो तरह का परफॉर्मेंस रहता है, एक मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस और एक नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस। मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस का मतलब आपको कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर कनेक्ट कर दिया जाता है कि इफ ड्यूरिंग दैट पीरियड मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज शेयर विल रीचेस टू दैट पर्टिकुलर लेवल, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग द शेयर्स। नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन के अंदर आपको एक स्पेसिफाइड टारगेट दिया जाता है रिलेटेड टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, कि आपको कंपनी का प्रॉफिट इस परसेंटेज से या एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि आपने वो टारगेट अचीव कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कंपनी के शेयर्स लेने के। तो इन शॉर्ट, ड्यूरिंग दैट पीरियड एम्प्लॉय को क्या करना है? एम्प्लॉय हैज टू कंप्लीट कंडीशन, और कंडीशन में हमने बात किया था सर्विस कंडीशन की और परफॉर्मेंस कंडीशन की। ठीक है, जैसे वो वेस्टिंग पीरियड ओवर होता है एंड एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, देन उसे एक फर्दर पीरियड और दिया जाता है जिसमें वो डिसाइड करे कि उसे कंपनी के शेयर्स का ये ऑप्शन, ये जो स्टॉक ऑप्शन प्लान है, उसे एक्टिवेट करना है यानी एक्सरसाइज करना है या नहीं करना। इसे बोलते हैं हम एक्सरसाइज पीरियड। ये कहलाता है एक्सरसाइज पीरियड, और ये डेट जो लास्ट डेट है इट इज नोन एज एक्सरसाइज डेट। यानी इस डेट से पहले पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप वो शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इस डिस्कशन से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया था कि पहली चीज, व्हेन एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग द शेयर्स, वंस ही विल कंप्लीट द वेस्टिंग कंडीशन। If during the vesting period, if employee is not interested in getting the shares or not interested in taking the option, तो वहां वो ऑप्शन लैप्स कर सकता है। उस केस में उसे बोलते हैं हम अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। वेस्टेड कब होगा? वेस्टिंग डेट को जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो ऑप्शन वेस्ट होगा। यदि इस वेस्टिंग पीरियड में कोई ऑप्शन लैप्स होता है तो वो कहलाता है अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। और वेस्टिंग पीरियड के बाद यदि कोई ऑप्शन लैप्स होता है तो हम उसे बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। क्यों? वेस्टिंग डेट से पहले ऑप्शन वेस्ट ही नहीं हुआ, तो उसके पहले यदि लैप्स हो गया, लैप्स किस कारण से हो सकता है कि एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया और ऑप्शन लैप्स हो गया, तो वो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स होगा। और एम्प्लॉय ने वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल कर दिया और उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड के अंदर उसने डिनाई कर दिया कि मुझे ऑप्शंस नहीं लेना है,
तो फिर कहलाता है वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। हमारे लिए ऑप्शन लैप्स हुआ है, दैट मीन्स लैप्स हुआ है। वेस्टिंग पीरियड में यदि लैप्स होता है तो उसका कुछ ट्रीटमेंट हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें करना है, वो कहां इंपैक्ट क्रिएट करता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। ना उसके बाद क्या चीज आई थी, इसके बाद एक दो पॉइंट मुझे यहां, और कल के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम इसको एक्सपेंसेस को कैसे राइट ऑफ करेंगे एंड ऑल, लेकिन यहां एक दो चीज आपको यहां माइंड में रखना है। यहां हम बात कर रहे थे दिस ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय, व्हाट एम्प्लॉय में कंपनी का कौन सा पर्सन एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा, कौन आएगा एम्प्लॉय की डेफिनेशन में, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद होनी चाहिए, पता रहनी चाहिए कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में हम किसे काउंट करेंगे, कौन है एम्प्लॉय जिसे ऑप्शन ग्रांट किया जा सकता है। तो यहां मतलब है एम्प्लॉय का ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इंक्लूडिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, either whole time or full time, all employees including directors, whole time director or part time director, except independent director। होल टाइम पार्ट टाइम को मिलेगा इस मिल सकता है ये ऑप्शन, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो मतलब एक तरह से ओवरऑल सारे एम्प्लॉय आ गए इस कैटेगरी के अंदर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे लोअर लेवल पे मैनेजमेंट में या एम्प्लॉय लेवल पे काम कर रहे हो, किसी भी लेवल पे, एक्सक्लूडिंग सिर्फ कंसीडर कौन नहीं होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर नहीं होगा, पहली चीज। लेकिन यहां कुछ एक्सेप्शन और कुछ इंक्लूजन है। अब यहां जो हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्टर एंड सब कुछ तो आ गया, लेकिन कौन सी कंपनी के, तो यहां हम बात करते हैं ओन कंपनी जो है वो, सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब काउंट होगा। इफ कंपनी इज गिविंग ऑप्शन टू द एम्प्लॉय ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यस दे कैन, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड खुद मेन जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो, इन सब के एम्प्लॉइज को हमने इसमें एलिजिबल कंसीडर किया है। फाइन। अब एक्सक्लूजन की बात करें तो इसमें एक्सक्लूजन है ऑल द डायरेक्टर्स who are individually or with any bodies or corporate holds more than 10% of equity shareholder of the company, तो वो एलिजिबल नहीं है। एक्सक्लूजन, एक और एक्सक्लूजन, डायरेक्टर्स प्लस होल्ड्स 10% or more shares of the company, वो एक्सक्लूजन है, उन्हें हम एम्प्लॉय की कैटेगरी में काउंट। ये मैंने सिर्फ आपको जहां यहां पे इंफॉर्मेशन दिया, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसका हमारे क्वेश्चंस पे ज्यादा इंपैक्ट प्रैक्टिकल पार्ट पे नहीं आने वाला है। रीजन बीइंग कि आपको जब क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें क्लैरिटी रहेगा कि एम्प्लॉयज को, हाँ तो टेक्निकलिटी कहीं भी आ ही सकती है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में हमें किसे काउंट करना है और किसे काउंट नहीं करना है। नाउ एनी डाउट, कुछ पूछने का है? नो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने जो बात किया वो बात था हमारा टर्मिनोलॉजीज को लेके। तो एक थी हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब द प्राइस एट विच ऑप्शंस आर ग्रांटेड, मतलब जिस प्राइस पे कंपनी के शेयर्स को शेयर होल्ड एम्प्लॉई अक्वायर कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, उस प्राइस को हम एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। और सेकेंड टर्म हम बात कर रहे थे वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट वन, जिसमें हमने बात किया था वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब, वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स, फेयर वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। फेयर वैल्यू में
फेयर वैल्यू में फेयर वैल्यू डायरेक्टली आपको गिवन आएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का काम वैल्यूअर्स का है, और वो ऑल दी फैक्टर्स एनालाइज करने के बाद आपकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालेंगे उस इंफॉर्मेशन को यूज करके, तो फेयर वैल्यू गिवन होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ये हम बता चुके हैं, ये हम बात कर चुके हैं। अब हमारा यहां से प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है, और फर्स्ट हमारा डिस्कशन इसी चीज पे था कि वॉट एवर टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस कंपनी इज एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर ड्यू टू दिस ऑप्शन ग्रांटिंग, वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट राइट नाउ and it will be written off or it must be written off during the vesting period। तो हमें यहां पे जितना एक्सपेंसेस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जितना एक्सपेंसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ईयरली बेसिस पे एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसे इस वेस्टिंग पीरियड में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके राइट ऑफ करेंगे। प्रॉब्लम वहां क्या आती है, और प्रॉब्लम ये आती है, दो चीजों पे हमें फोकस करना है। फर्स्ट थिंग, number of employee who will complete the condition and will be eligible for the option। ये आप आज की डेट में क्या करोगे, सिर्फ प्रिडिक्ट कर पाओगे, एक्सपेक्टेशंस लगा पाओगे। सेकेंडली, ऑप्शन वेस्ट होने के बाद भी आपके एम्प्लॉइज आपका ऑप्शन अवेल करते हैं या नहीं करते, वो भी डिपेंड करता है कि हम क्या करें, उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। तो इसके लिए आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हियर विद कंप्लीट कैलकुलेशन प्लस उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं आपको यहां एंट्रीज लिखवा के याद नहीं करवाना चाहता, हम सिंपली जनरल एंट्रीज बनाएंगे और उसके बाद उसको चेक करेंगे कि क्या हमें करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, यहां पे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एबीसी लिमिटेड granted 1000 ESOP employees stock option plan on 1st April 2020 at rupees 40 when the market price is rupees 160। The vesting period is 2.5 years and the maximum exercise period is 1 year। Maximum exercise period is 1 year। 300 unvested option lapse on 1st May 21 and 100 unvested option lapse on 1st May 22। $600 options exercise on 30th June 2023। एक चेंज कर लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 500 ऑप्शन कर दीजिए 600 को। 500 ऑप्शंस एक्सरसाइज ऑन 30th जून 2023। ये है हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। अब इसमें हमें पूरा सोल्यूशन देखना है, कैलकुलेशन प्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी एक टाइमलाइन एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा ऑप्शन ग्रांट कब हुआ? ऑप्शन ग्रांट हुआ 1 अप्रैल 20, तो दैट इज योर ग्रांट डेट। एंड द एक्सरसाइज पीरियड इज ऑफ वेस्टिंग पीरियड इज ऑफ 2.5 ईयर। तो 31st March 21, 31st March 22, and then 30th September 22। यहां आपका ये एक्सरसाइज वेस्टिंग पीरियड ओवर हो जाएगा। और वेस्टिंग पीरियड ओवर होने के बाद कंपनी ने हमें 1 साल का, एम्प्लॉइज को 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड दिया है, दैट विल बी ओवर ऑन 30th September 23। कब से? वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद का 1 साल। ये आपकी टाइमलाइन। अब यहां पे हमें अब हमें क्या करना है? फैक्ट्स ले लेते हैं। पहले टाइमलाइन डिसाइड हो गई, अब फैक्ट्स लेते हैं। करंटली हमने कितने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया? 1000 ESOP हमने ग्रांट किया। टोटल हमने 1000 ESOP ग्रांट किया, और जो ग्रांट किया वो हमने 40 रुपीज की प्राइस पे ग्रांट किया। ठीक है, यहां पे जो ESOP दिया हुआ है ये सीधा स्ट्रेट अवे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और पर एम्प्लॉइज जितना भी शेयर्स देना था वो सब मल्टीप्लाई होके आया है। हम आगे जाके और इसको डिटेल में लेते हुए चलेंगे। अभी के लिए इनिशियली कितना ESOP ग्रांट हुआ है? ESOP ग्रांट 1000। फिर यहां की डेट पे अप्रैल 20 को व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कितना शेयर हमें ESOP पे देना पड़ेगा? 1000 शेयर्स हमें ESOP में देना पड़ेगा। एक्सरसाइज प्राइस क्या है हमारी? एक्सरसाइज प्राइस क्या है यहां पे हमारी? एक्सरसाइज प्राइस ये रहा, एक्सरसाइज प्राइस 40। मतलब हम जो एम्प्लॉय को शेयर्स देंगे उसको किस प्राइस पे देंगे? 40 रुपीज की प्राइस पे देंगे। अभी दो चीज ध्यान रखना, एक्सरसाइज प्राइस गिवन है या फेयर वैल्यू गिवन है? एक्सरसाइज प्राइस दिया है और मार्केट प्राइस दिया है और फेयर वैल्यू नहीं दिया है, तो हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के डिफरेंस से इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यूज करके निकालें। एक्सरसाइज प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है और फेयर वैल्यू भी गिवन है, तो फिर हम मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे लिए जो फेयर वैल्यू गिवन है वो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, तो फिर हमारे लिए मार्केट प्राइस रेलेवेंट नहीं। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है कि आप शेयर इस वैल्यू पे, इस प्राइस पे शेयर्स इशू करोगे एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय आपको इतने अमाउंट कैश पे करेगा, और बाकी जो भी है वो सारा का सारा या तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिस्काउंट फॉर्म में चला जाएगा या फिर प्रीमियम फॉर्म में, वो हम आगे चल के चेक करते हैं। तो यहां हमारा एक्सरसाइज प्राइस है 40 और वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हमें लेना पड़ेगा मार्केट प्राइस एंड दैट इज 160। सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कम्स एट 160 माइनस 40, 120 पर शेयर और पर ऑप्शन। ये हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गया। यानी एक शेयर पे कंपनी को 120 रुपीस का एक्सपेंसेस लग रहा है, क्योंकि मार्केट में शेयर 160 रुपए में मिल रहा है। यदि आपको मार्केट से जाके शेयर लेने को बोलेंगे, कंपनी का शेयर लेना ही है, तो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, और मार्केट से लेने के लिए 160 पे करना पड़ेगा। कंपनी खुद दे रही है। कंपनी खुद यदि मार्केट में शेयर इशू करने जाएगी तो डेफिनेटली यार कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू करेगी, तो किस प्राइस पे इशू कर पाएगी? मार्केट प्राइस पे तो आराम से। यार कंपनी में शेयर में करंट मार्केट प्राइस 160 रुपए चल रहा है और कंपनी नया इशू लेकर आती है, फर्दर इशू लेकर आती है, तो वो 160 के आसपास डेफिनेटली ला सकती है। लेकिन अभी वो एम्प्लॉय को 40 रुपए में दे रही है, कंपनी को नुकसान हो गया। यस, दिस लॉस विल बी बियर बाय कंपनी इटसेल्फ। ये कंपनी बियर करेगी, और इस लॉस को हम बोलते हैं एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। ये कहलाता है एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। ये कंपनी के लिए एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस है एक तरह से, जिसे कंपनी को बेयर करना है।
मतलब क्या है? अब पूरी स्टोरी फटाफट से समझ लो। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। 10 रुपए नहीं दियो तो 10 रुपए मान लेना, वैसे दिया हुआ आएगा। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए। शेयर इशू होना कितनी प्राइस पे चाहिए था? मार्केट वैल्यू पे। कितना? 160 पे। यानी कंपनी यदि 10 रुपए फेस वैल्यू के शेयर को 160 पे इशू करती है, इसका मतलब कितना सिक्योरिटी प्रीमियम ले रही है कंपनी? कंपनी 150 का सिक्योरिटी प्रीमियम ले रही है, दैट इज क्लियर। लेकिन कंपनी 160 रुपीज में शेयर इशू करना चाहिए, लेकिन कंपनी एम्प्लॉय से कैश कितना लेगी? 40 रुपए। कंपनी दे रही है 40 रुपए में, तो बाकी 120 रुपए कंपनी खुद बियर करेगी एक्सपेंसेस की फॉर्म में। बाकी कंपनी 120 रुपए खुद बियर करेगी एक्सपेंसेस की फॉर्म में, और ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने आ गई। 160 विल बी द इशू प्राइस। 160 विल बी द इशू प्राइस। आउट ऑफ दैट 10 रुपी फेस वैल्यू, 150 प्रीमियम। 160 इशू प्राइस कंपनी को मिलनी चाहिए, लेकिन मिलेगी सिर्फ 40 रुपए, और बाकी 120 रुपए कंपनी बियर करेगी अपनी पॉकेट से। ये क्लियर है? चलिए अभी क्या करना है, अब देखिए कंपनी का टोटल लॉस कितना होने वाला है। अभी कंपनी का टोटल लॉस कितना होने वाला है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन। टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन 1000 ऑप्शन ग्रांट कर रहे हो, हर ऑप्शन पे 120 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी 1,20,000 रुपीज का टोटल लॉस होने वाला है। ईयर 1 की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1। इन ईयर 1, अब ये जो 1,20,000 रुपीज का लॉस होने वाला है, ये आज की डेट में कब? आज की डेट का मतलब कब? 1 अप्रैल 2020 को बैठ के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऑप्शन दे रहा हूं, और उस दिन मैंने ये आइडेंटिफाई किया, 31 मार्च ईयर एंड आ गया, मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरे 1000 एम्प्लॉय को 1000 ऑप्शन में ग्रांट करूंगा, और हर ऑप्शन पे मुझे 120 रुपए का लॉस होगा। तो मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। और उस दिन मैंने ये भी चेक कर लिया, कंफर्म कर लिया कि ये जो 1,20,000 का लॉस है, इसे राइट ऑफ करना है मुझे आज ही की डेट में। मुझे आज ही की डेट में डिसाइड करना है कि इसे राइट ऑफ कैसे करूं, और इसका मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा आज ही की डेट में। तो हमने इसे राइट ऑफ करना है वेस्टिंग पीरियड। और वेस्टिंग पीरियड कितना था हमारा? वेस्टिंग पीरियड हमारा था 2.5 ईयर। मतलब ये 1,20,000 रुपए आज की डेट में फर्स्ट ईयर में आइडेंटिफाइड टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन टू बी रिटर्न ऑफ इन 2.5 ईयर। तो पहले साल का इंस्टॉलमेंट कितना बना? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2.5, 48,000 रुपीज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ इन फर्स्ट ईयर। डन सर, समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई। तो चलो अब जब ये फाइनल हो गया, तो पहले साल का ईयर एंड आ गया, पहला साल खत्म हो गया, इस लॉस को राइट ऑफ करो। एंट्री बना लेते हैं, एंट्री बना लेते हैं जल्दी से। क्या एंट्री बनेगी? 31 मार्च, डेट क्या है? 31 मार्च 21। एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। क्या नाम लेंगे? एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अभी यहां क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस डेबिटेड। ये एक्सपेंसेस डेबिट हुए, क्या एक्चुअली अभी एक्सपेंसेस पे हुए? नहीं। इस एक्सपेंस के अगेंस्ट में आपने क्या क्रिएट कर लिया? एक प्रोविजन, एक रिजर्व बना लिया। मतलब पीएनएल से इस लॉस का 48,000 रुपीज अभी निकाल लो, और पीएनएल से ये पैसा निकाल के एक रिजर्व में रख दो। कब काम आएगा? जब हमें ये शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय से मुझे सिर्फ 40 रुपए मिलेंगे, बाकी 120 रुपए मुझे जेब से डालने पड़ेंगे। तो एक साथ मेरे पीएनएल पे इंपैक्ट ना आए, इसलिए ये अमाउंट धीरे धीरे मैंने 2.5 साल में इकट्ठा करके अपनी बैलेंस शीट में रखा हुआ है, वहां से लेके एक साथ मैं इसको यूज कर लूंगा। तो इस साल फर्स्ट ईयर हमने 48,000 रुपीज क्या करें?
पी एंड एल में ट्रांसफर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 48,000 रुपीज, और ये चले गए फर्स्ट ईयर एंड पे आपकी एंट्री हो गई। बहुत एंट्रीज आर क्लियर परफेक्टली, कोई डाउट नहीं है, सिंपल एंट्री है। चलिए सर, अब आया 31 मार्च 2022, ईयर नंबर 2। अभी आया ईयर नंबर 2। ईयर नंबर 2 पे क्या करें? ईयर नंबर 2 सेकेंड इंस्टॉलमेंट राइट ऑफ करनी है सर एक्सपेंसेस की। हाँ रुको, लेकिन ना रुको, क्यों रुके? फर्स्ट ईयर, अभी यहां ये इंटरेस्टिंग पार्ट है और यही कैलकुलेशन का पार्ट है। फर्स्ट ईयर वी वर एक्सपेक्टिंग यार मेरे पूरे के पूरे एम्प्लॉय कंपनी में रहेंगे और सबको मुझे शेयर्स देने पड़ेंगे ऑप्शन के, इसलिए मैंने पूरे 1000 शेयर्स का ऑप्शन का प्रोविजन बना लिया था। फर्स्ट ईयर में मुझे यहां पे पता चला 1 मई 2021, फर्स्ट मई 2021 को मुझे पता चला कि सर 300 ऑप्शन लैप्स हो गए, मतलब कुछ एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के चले गए। अब कुछ एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चले गए, अब जो चले गए तो उनके लिए मुझे ऑप्शन ग्रांट करना नहीं है, उनके लिए जो ऑप्शन ग्रांट किया वो एक्सरसाइज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खर्चा बच गया, एक्सपेंसेस कम होंगे। लेकिन हम ऑलरेडी 1000 के हिसाब से प्रोविजन बना के चल रहे थे पिछले साल से, तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, आ जाओ सीधा सीधा। अब इस साल आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगी? अब आपके पास बचे 700 ऑप्शन 120 की प्राइस पे, टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारी बनती है 84,000। अब इस साल हमें पता चला कि नहीं सर, पिछले साल जो हमने सोचा था 1,20,000 का खर्चा होगा, नहीं होगा। हमें पता चला है कि अब 84 का ही खर्चा होने वाला है, बाकी एम्प्लॉय निकल लिए। चलो तो फिर क्या करें, इसके हिसाब से राइट ऑफ कर देते हैं। देखें ईयर 2 में कितना राइट ऑफ करना है सर? 84,000 रुपीज टोटल राइट ऑफ करना है 2.5 साल में, तो 2.5 से डिवाइड कर दिया, और ये दूसरा साल चल रहा है तो 2 इंस्टॉलमेंट राइट ऑफ हो जानी चाहिए ना, ईयर 1 की भी और ईयर, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो कि टोटल कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। टोटल राइट ऑफ हो जाना चाहिए था 2 साल के अंदर, टोटल राइट ऑफ हो जाना चाहिए 67,200 रुपीज। हाँ जी, लेकिन इसमें से पिछले साल ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुका है, कितना? 48,000 तो पिछले साल ही चला गया, तो इसमें से लेस कर देते हैं ऑलरेडी रिटर्न ऑफ 48,000 पिछले साल ही रिटर्न ऑफ हो गया सर, तो अब इस साल हमें सिर्फ 19,200 और राइट ऑफ करना है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करना है, हर साल आपका एस्टीमेट बनेगा, हर साल, क्योंकि ये सारी की सारी क्या चल रही है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही चल रही है भैया। आपको नहीं पता, ऑप्शन आपने ग्रांट कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा एम्प्लॉय आपके साथ चिपकेगा, कौन सा एम्प्लॉय आपके इस ऑप्शन के लालच में आएगा, कौन सा एम्प्लॉय काम करेगा नहीं करेगा, एस्टीमेट करोगे आप। तो डे 1 पे मैं 2.5 साल का एस्टीमेट कर रहा हूं कि 2.5 साल बाद क्या होगा सर, 1000 ऑप्शन देने पड़ेंगे। 1 साल के अंदर अंदर पता चला 300 निकल लिए, तो अब पता चल रहा है दूसरे साल, अब पता चल रहा है 2 साल के एंड पे अभी पता चल रहा है कि नहीं सर 700 से ज्यादा ऑप्शन नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि 300 तो निकल लिए। कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तो एक्सपेंसेस कम हो गए, और एक्सपेंसेस कम हो गए तो अब इस साल बचा हुआ पार्ट कितना राइट ऑफ करने को बचा? 19,000। आ जाओ एंट्री पे, 19,200 राइट ऑफ करना है 31 मार्च 22। सेम एंट्री, एम्प्लॉइज compensation expenses account debit to employees stock option outstanding amount 19,200, ये राइट ऑफ करेंगे इस साल। और P&L सेम डेट, P&L अकाउंट डेबिट
टू एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 19,200, ये कर दिया सर दूसरे साल का भी राइट ऑफ। ठीक है, अभी क्या थर्ड ईयर, थर्ड ईयर नहीं हाफ ईयर। लेकिन भाई हाफ ईयर पे तो कोई राइटिंग ऑफ की एंट्री नहीं बनती ना, क्या मिड ऑफ द ईयर जाके मैं एंट्री पास करूंगा P&L से? नहीं करूंगा। तो एंट्री पास तो पूरे ईयर एंड पे ही होगी। तो देखते हैं इस ईयर एंड पे क्या सिचुएशन बन रही है हमारे पास। थर्ड ईयर एंड, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 3। सर इस बीच में एक और समस्या हो गई, यहां पे तो 300 लोग छोड़ के गए थे, तो मतलब मेरे पास 700 एम्प्लॉय बचे थे जिनका मैंने प्रोविजन बना लिया था, है ना? यहां नहीं गए थे, एक सेकेंड। इस साल 300 एम्प्लॉय कम हो गए थे, तो मेरे पास 700 एम्प्लॉय बनते जिनका मैंने प्रोविजन बना लिया था। अभी क्या हुआ, अभी देखो 1 मई 2022, 1 मई 2022 को 100 एम्प्लॉय और छोड़ के चले गए, 100 ऑप्शन और लैप्स हो गए। यहां कब? 1 मई 22। क्या ये आपका वेस्टिंग पीरियड ओवर हो चुका है क्या? नहीं सर, वेस्टिंग पीरियड 30 सितंबर 22 तक चल रहा है, उससे पहले ही लैप्स हो गए हैं, और उससे पहले लैप्स हो गए तो क्या कहलाएंगे? अनवेस्टेड ऑप्शन। और अनवेस्टेड ऑप्शन के वजह से आपको अपना एस्टिमेशन चेंज करना पड़ेगा वापस। यहां चले गए 100 एम्प्लॉय और कितने बचे? 600 एम्प्लॉय बचे। तो अब जो प्रोविजन बनेगा, जो एस्टिमेशन निकलेगा, वो कितने एम्प्लॉय का? 600 का। आ जाओ वापस। अब टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन, टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन 600 एम्प्लॉय के हिसाब से बनाना पड़ेगा 72,000 रुपीज। ठीक है, अभी कैलकुलेशन 72,000 रुपीज। भैया 72,000 ये लास्ट ईयर है ना, ये तो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाना चाहिए ना अभी तक। तो मतलब 2.5 साल में राइट ऑफ करना था और 2.5 साल पूरे हो चुके, तो ये पूरा का पूरा राइट ऑफ होना चाहिए। अब देखो पास्ट ईयर में कितना ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका, लेस ऑलरेडी रिटर्न ऑफ। ईयर 1 में हमने राइट ऑफ किया था भैया कितना? 48,000। ईयर 2 में हमने राइट ऑफ किया था 19,000, तो टोटल 67,200 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। अभी कितना बचा? 4,800। अब इतना ही बस और बचा है एक्सपेंसेस, ये राइट ऑफ करना है। थर्ड ईयर में हमें ये एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है 4,800 रुपीज। चलो राइट ऑफ कर दो 4,800 रुपीज फटाफट से। बना लो भैया, एंट्री बना लो, एंट्रीज बना लो। 4,800 रुपीज राइट ऑफ करने की एंट्रीज बना लो। 4,800 रुपीज राइट ऑफ करने की एंट्रीज बना लो। कब बनाओगे एंट्रीज? क्वेश्चन यही है। 48 31 मार्च 23 ईयर एंड पे। एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 4,800 रुपीज, और P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 4,800 रुपीज। डन? आसान था ना बिल्कुल अभी तक तो। अब क्या हुआ? टाइमलाइन। अब टाइमलाइन पे वापस आते हैं। हमारी टाइमलाइन क्या कह रही है? अब हमारी टाइमलाइन कह रही है कि सर टाइम खत्म हो गया, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, डेट आ गई है। डेट आ गई, इसका मतलब अब तक जो बचे वो अब सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? वेस्टेड। कितने? सर ये रहा, अब वेस्टेड हो गए। कितने ऑप्शन वेस्टेड हो गए? कितने ऑप्शन वेस्टेड हो गए? कितने ऑप्शन वेस्ट हो गए भाई एम्प्लॉइज में?
कितने ऑप्शन वेस्ट हो गए अब एम्प्लॉय पे? 600, बिल्कुल सही जवाब। 600 ऑप्शन वेस्ट हो गए, डेट खत्म। अब इन एम्प्लॉय ने अपना अपना काम कर दिया, तो इन्होंने टर्म्स पूरी कर दी, 600 ऑप्शन वेस्ट हो गए। अभी क्या? अब देखते हैं, एक्सरसाइज का 1 साल दिया है ना, तो हमने उन्हें 1 साल दिया था एक्सरसाइज करने के लिए। उन्हें 30 सितंबर 2023 तक अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना था। वेस्ट तो हो चुके। हमें पता चला 500 ऑप्शन ही एक्सरसाइज हुए, मतलब 100 ऑप्शन जो वेस्ट हुए थे ना, मतलब काम भी कर लिया, सर्विस भी दे दी, फिर भी ऑप्शन नहीं लेना चाहते। मर्जी है भाई, हम यहां थाली में परोस के हलवा दे रहे हैं, उनको नहीं खाने का है, नहीं खाने का है, ठीक है। तो 30 सितंबर 23 की डेट खत्म हुई। 30 सितंबर वी कम टू नो कि हमारे पास 600 ऑप्शन जो वैलिड हुए थे, उसमें से 500 ने आके बोला कि सर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें शेयर्स दे दो। तो 500 को तो शेयर्स दे देंगे, चलो पहले शेयर्स दे देते हैं, एंट्री बना लें शेयर्स देने की। सिंपली 500 लोगों को शेयर्स देने हैं, 500 ऑप्शंस को शेयर्स देने हैं। कब देने हैं? कब देने हैं? डेट क्या आएगी? डेट बताओ जल्दी से, डेट बताओ बताओ बताओ। 1 अक्टूबर 23 एक्सरसाइज पीरियड की डेट के बाद। एक्सरसाइज पीरियड तक तो टाइम था ना उनके पास, या तो आपको एक्सरसाइज पीरियड में कब उन्होंने एक्सरसाइज किया वो डेट दे दी जाए। 1 साल है पूरा, पूरे 1 साल में एम्प्लॉय कभी भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है कि सर नाउ आई एम रेडी। जिस दिन उसने इच्छा जाहिर की कि सर आई एम रेडी, हम उसी दिन उसको शेयर इशू कर देंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन आपको डेट नहीं देता कि कब उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किए, तो आप पूरा एक्सरसाइज पीरियड जाने दो, और एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के जस्ट अगले दिन उनको शेयर इशू कर दो जिन्होंने एक्सरसाइज की, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कब किया। मैंने तो 1 साल दिया था। 30 सितंबर 20, क्या डेट है, सही लिया ना मैंने? 23 आएगा ना? हाँ, 30 जून। 30 जून तो एंड हुआ था। नहीं 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 नहीं, नहीं। चेक करो चेक करो चेक करो, गड़बड़ नहीं चाहिए, आराम से। ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा, हाँ क्वेश्चन में यदि डेट दे रखा है तो हम उस डेट को फॉलो करेंगे, डेट नहीं दे रखा है तो बात अलग है। भाई क्वेश्चन में डेट दे रखा है, हाँ हमारे ये बोलना चाह रहे हैं कि सर क्वेश्चन में डेट दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल डेट दे रखा है, मिल गया मुझे डेट। क्वेश्चन में डेट दे रखा है, ऑप्शन एक्सरसाइज किया उन्होंने 30 जून 2023 को। टाइम और है क्या बाकी के पास अभी? हाँ, अभी 100 ऑप्शन लैप्स हुए ऐसा मानना मत। क्यों? 30 सितंबर तक ले सकते हैं ना वो, तो अभी 30 जून हुई है, तो 30 जून को शेयर इशू करने पड़ेंगे उन एम्प्लॉय को जिन्होंने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। तो 30 जून 23 को हम इशू की एंट्री करेंगे। इशू की एंट्री क्या होती है भैया? शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? सिंपल सिंपल, शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, मनी आएगी। कितनी मनी आएगी? कितनी मनी आएगी? 40 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए थी, 500 लोग ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, 20,000 रुपीज तो आपको मिल जाएंगे। और आप अपनी जेब से कितना डालोगे? आप अपनी जेब से कितना डालोगे? 120। शेयर तो 160 रुपए में इशू होगा ना भाई, स्टार्ट में लिख के आए ना हम बात। शेयर का इशू प्राइस 160, मार्केट प्राइस विल बी द इशू प्राइस इन केस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। 120 जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो आप अपनी जेब से डालोगे। आपने ऑलरेडी उसका क्या बना रखा है? प्रोविजन बना रखा है। किस नाम से बना रखा है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से। उसे ले आओ यहां पे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना बना रखा है? 120 रुपए से 500 एम्प्लॉय का ऑलरेडी बना रखा है। कितना? 60,000। ये ऑलरेडी चेक कर लो, देखो कंफर्म कर लो, बिल्कुल बना रखा है, मैं कंफर्म करवा देता हूं आपको, ये इतना ही बना हुआ है। ये देखो पहली एंट्री में कितना बना? 48। 48 के बाद 19,200, और 90,200 के बाद 4,800।
हो गया ना 60 था, पूरा पूरा बना हुआ है? नहीं सर ज्यादा है, हाँ ज्यादा है ना, ज्यादा तो होगा ना, ज्यादा तो होगा ना, 100 एम्प्लॉय अभी बाकी हैं, उनका भी प्रोविजन बना हुआ है मेरे पास, तो अभी ज्यादा तो होगा भाई, ये तो सिर्फ 500 एम्प्लॉय की बात हो रही है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम 500 शेयर इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हम 500 शेयर्स पे प्रीमियम दे रहे हैं 150 रुपीस का। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो आप मेरे को। 500 ऑप्शन वर एक्सरसाइज्ड, मतलब 500 शेयर इशू करने हैं। शेयर इशू करने की बेसिक एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में आता है जितना मनी आप ले रहे हो 40 रुपीस, कैपिटल में आता है फेस वैल्यू 10 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है 150, आगे कैलकुलेट करके आए, डिफरेंस आ रहा है सर, क्यों? शेयर 160 का हो गया, बैंक से आया 40, बाकी 120 रुपए कहां? 120 रुपए हमारा प्रोविजन है, खर्चा है, जिसका प्रोविजन ऑलरेडी हमारा बनाया हुआ होगा, वहां से डाल दिया एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। बात समझ में आ गई? अब 30 जून के बाद हम इंतजार कर रहे हैं किसका? बचे हुए 100 एम्प्लॉय का, कि भैया उनके पास 30 सितंबर तक का टाइम था, क्या पता उनका भी फोन आ जाए और उनकी भी इच्छा हो जाए कि वो शेयर एक्सरसाइज कर लें। एक लाइन में क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं, वैसे तो आएगी, 30 सितंबर तक को बाकी 100 लोगों का फोन नहीं आया। अब इसका मतलब एक्सरसाइज पीरियड हो गया खत्म, और फिर भी उन्होंने फोन नहीं किया, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, उन्होंने अपना ऑप्शन अवेल नहीं किया, तो हम क्या मानेंगे? लैप्स हो गए, अब नहीं देंगे भैया, 1 साल का टाइम दिया था सोचने का, लैप्स हो गए। कब? 1 अक्टूबर 23 की डेट को ऑप्शन लैप्स। सर हो गए तो लैप्स हो गए, खत्म काम, करना क्या है? करना है क्या? इन 100 ऑप्शन के लिए भी प्रोविजन बना रखा था, हमने बना रखा था प्रोविजन। अब इन 100 ऑप्शन पे जो प्रोविजन बना रखा था, अब वो किसी काम का नहीं है, तो अब क्या करें उस प्रोविजन का, उस रिजर्व का? ट्रांसफर कर देंगे वापस जनरल रिजर्व में। परफेक्ट एंट्री बना दो, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितने? 100 एम्प्लॉई, 100 ऑप्शन, हर ऑप्शन पे 120 रुपए का प्रोविजन चल रहा है आपका, इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तो 12,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, और काम खत्म, वो रिजर्व भी खत्म। अब जब तक ये काम नहीं कर रहे थे, हर साल बैलेंस शीट तो बनाएंगे ना, तो हर साल जो ये ऑप्शन का जो प्रोविजन है, जो रिजर्व है, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट में कहां जाएगा? यस, ये जाएगा शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। इसे हम शो करेंगे, नोट डाल दीजिएगा, बैलेंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑप्शन आउटस्टैंडिंग विल बी शोन in balance sheet, shareholder fund, reserve and surplus। बताइए क्या ख्याल है इस कैलकुलेशन के बारे में? इजी है? बिल्कुल इजी है। यस, इट इज अ बेसिक क्वेश्चन, इट्स अ वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज से कंफर्टेबल करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया था कि एक बार हम प्रोसीजर समझ लें। एंट्रीज इसके अलावा एक भी नहीं होगी, ये एंट्रीज है। एवरी ईयर आपको 2 एंट्री डालना है, एवरी ईयर 2 एंट्री डालना है। कौन सा? एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने का, उस साल का जितना एक्सपेंसेस कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस बनता है उसको राइट ऑफ करने का। एवरी ईयर 2 एंट्री हर साल, और जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज होते ही आपको इशू की एंट्री एक्स्ट्रा डालना है। और
एक्सरसाइज वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद ये एंट्री किस चीज का है? अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए थे ना, तो हमने कोई एंट्री नहीं की, हमने सिर्फ एस्टिमेशन चेंज किया था। लेकिन वेस्टेड ऑप्शन यदि लैप्स होते हैं ना, तो हमें रिवर्सल एंट्री डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वेस्टेड ऑप्शन के एक्सपेंसेस पिछले 2.5 साल में आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके, उसका प्रोविजन, उसका रिजर्व बना चुके। अब वो रिजर्व बैलेंस शीट में चल रहा है, बैलेंस शीट में से उस रिजर्व को हटाना पड़ेगा क्योंकि वेस्टेड ऑप्शन अब क्या हो गए? लैप्स। तो हमें उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी फॉर लैप्सेशन ऑफ वेस्टेड ऑप्शन। ये वेस्टेड ऑप्शन लैप्स होने की एंट्री याद रखिएगा अच्छी तरह, ये एंट्री डालनी पड़ेगी। लेकिन अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स होने के केस में सिर्फ एस्टिमेशन चेंज होगा, जिससे अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कितना राइट ऑफ करना है करंट ईयर में वो आइडेंटिफाई। डन। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। अब आप सोच रहे हैं सर ये बेसिक है तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? तब हमारे पास सवाल का जवाब होता है टेक्निकलिटी, कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो सकते हैं। ये बात क्लियर है अच्छी तरह? क्या क्या करने का था? क्या क्या करने का था? बेटर है सबसे पहले अपनी टाइमलाइन डिजाइन कर लें। टाइमलाइन डिजाइन करने के बाद हर पीरियड में, हर ईयर एंड पे कितने रिमेनिंग ऑप्शंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में, उनके अमाउंट निकाल के लिख लें। फिर आपको चाहिए वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू से निकाल लें। इशू प्राइस क्या है वो मालूम कर लें, प्रीमियम कितना आप ले रहे हैं वो मालूम कर लें, ताकि आगे एंट्रीज करने में प्रॉब्लम ना हो। फिर हमारा ये सबसे मेन वर्किंग नोट है, सबसे मेन वर्किंग नोट, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर। और ये वर्किंग नोट बनाने का एक फॉर्मेट देता हूं जो हर सिचुएशन में परफेक्टली आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। उस फॉर्मेट की बात करते हैं, वो कंफर्टेबल रहेगा, वो ऐसे कुछ बना लीजिए। यहां आप ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे ले लेना, ठीक है। सबसे पहले आप लेना नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यदि एम्प्लॉयज गिवन है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ले लिए ए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेने के बाद लेना ऑप्शन पर एम्प्लॉय बी। हर एम्प्लॉय को कितना कितना ऑप्शन हमने ग्रांट करा हुआ है, ये ले लिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय में हमेशा ध्यान रखिए कौन से लोग एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब आप कितना अज्यूम कर रहे हो कि कितने एम्प्लॉय तीनों साल आपके पास रहेंगे और वेस्ट होगा, ऑप्शन वेस्ट होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। कितने एम्प्लॉय वेस्टिंग पीरियड पूरा सर्व करेंगे, कितने एम्प्लॉय वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल करेंगे, उनका आपको एस्टिमेशन लेना। मतलब हमें पता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, कंपनी को पता है हम चाहे कुछ भी कर लें, हर साल 10% एम्प्लॉय मेरे यहां के छोड़ के जाएंगे, कुछ भी कर लें हम चाहे। क्यों भाई? लालच दे दिया तब तो रुकने चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और इसलिए नहीं जाएंगे कि उनको अच्छा पैकेज मिल गया, बस नेचर ही है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का नेचर ही टिकता ही नहीं है एक जगह, सबका ही होता है। कुछ होते हैं जो काम की वजह से भागते हैं और कुछ होते हैं वो पैसे की वजह से भागते हैं। तो मैंने ये एस्टिमेट किया कि आने वाले 3 साल हर साल 10% का मेरा लेबर टर्नओवर होगा, मतलब वर्कर्स छोड़ के जाएंगे। और यदि मेरे पास 5,000 एम्प्लॉय हैं और आप कह रहे हो हर साल 10% छोड़ के जाता ही जाता है, तो आप मुझे बताओ कितने एम्प्लॉयज के लिए प्रोविजन बनाओगे? गलत। 4,000। हर साल 10 एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, ये मुझे डे 1 को पता है। डे 1 को पता है कि हर साल 10% एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज मेरे यहां से छोड़ के जाता है। मैं प्रोविजन तो ये सोच के बनाऊंगा ना कि 3 साल बाद वेस्टेड कितने होंगे। मुझे प्रोविजन ये नहीं बनाना सोच के कि 1 साल बाद कितने एम्प्लॉय बचेंगे, मुझे प्रोविजन ये सोच के बनाना है कि वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉय बनेंगे, उन्हीं को तो दूंगा मैं ऑप्शन। तो पहले साल 10% छोड़ के चले गए, कितने बचे? 4,500। अगले साल क्या होगा? फिर 10% छोड़ के जाएंगे, इसका 10% छोड़ के जाएंगे,
4500 का 10% छोड़ के जाएंगे तो अगले साल कितने बचे, और उसके अगले साल इसमें से भी 10% छोड़ के चले जाएंगे तो एम्प्लॉय कितने बचेंगे। मुझे 3645 एम्प्लॉयज के लिए ही प्रोविजन बनाना है, क्योंकि हर साल 10-10% छोड़ के गए तो 3 साल बाद, मैंने वेस्टिंग पीरियड 3 साल माना है यार, ऐसा नहीं मतलब हर बार आप 3 साल ही मानते हो, आदत पड़ गई 3 साल की, अधिकतर क्वेश्चन में 3-4 साल ही आता है। 3645 एम्प्लॉय फाइनली मेरे पास होंगे, ये मेरा एस्टिमेशन है आज की डेट में। इसको शॉर्ट में यहां से मैं यूं लिख दूं, 5000 मल्टीप्लाई बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 90% मल्टीप्लाई बाय 90%। मैं इन एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन बनाऊंगा। ये कब पता था आपको सर? जिस दिन ऑप्शन ग्रांट किया उसी दिन पता था कि सर आने वाले 3 साल में ऐसा होगा। 1 साल हो गया, 1 साल बाद मैंने इसको अज्यूम किया, इसके अकॉर्डिंग प्रोविजन बना दिया। 1 साल बाद मैंने री एस्टिमेट किया, 1 साल बाद मैंने मार्केट सिचुएशन, कंपनी की सिचुएशन, एम्प्लॉय से मिलके उन्हें जान के री एस्टिमेट किया कि सर नहीं सर 10% नहीं छोड़ेंगे सर। ये जो लीविंग परसेंटेज है, क्योंकि पहले साल में आपको पता चल गया होगा ना कितने छोड़ के गए। फर्स्ट ईयर भी आपने ये सोचा था 10% चले जाएंगे। फर्स्ट ईयर एंड पे आया और मैंने चेक किया मेरे कितने एम्प्लॉय हैं, पता चला सिर्फ 5% ही छोड़ के गए। लॉयल हैं यार, समाओ जितना मैंने उनको वो समझा था उतना कमीने नहीं है, हैं कुछ साथ में रहने वाले भी हैं। तो अब क्या कहते हो, क्या अभी भी मानते हो कि हर साल 10% होगा? नहीं सर, अब मैं मानता हूं हर साल 5% का एस्टिमेशन है। अभी क्या हो गया, एस्टिमेशन चेंज हो गया, और एस्टिमेशन चेंज हुआ तो इन तीनों 90% की जगह 95 95 95 यूज करके एस्टिमेशन रिवाइज करना है और अकॉर्डिंगली आपको प्रोविजन बनाना। सर पहले साल 15% छोड़ के चले गए सर। अच्छा, तो पहले साल 15% छोड़ के चले गए तो एक चीज तो कंफर्म हो गई 1 साल के बाद कि अभी आपके एम्प्लॉय जो आपके पास बचे हैं वो 4250 ही बचे। अभी क्या, अगले 2 साल का क्या? सर पिछले साल का तो नहीं मालूम, आने वाले 2 साल में मेरा एस्टिमेशन अभी भी 10% का है सर। अभी भी पूरी उम्मीद है आने वाले 2 साल में 10% ही जाएंगे सर। तो अब कितने का प्रोविजन बनाओगे? अब कितने एम्प्लॉय का प्रोविजन बनाओगे? फर्स्ट ईयर एंड के बाद सेकेंड ईयर में आपको पता चला कि पहले साल 15% आपको गोली देके निकल लिए, तो वो तो निकल लिए। अभी एम्प्लॉय कितने बचे मेरे पास? 4250 एम्प्लॉय बचे। अब आगे का बताओ सर, ये तो हो गया, आगे अभी भी एस्टिमेट 10% का ही है, मतलब कितने बचेंगे 2-3 साल बाद? थ्री फोर फोर थ्री। अब इसका ये रिवाइज हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग प्रोविजन बनेगा। सो अल्टीमेटली जो सारा कॉम्प्लिकेशन आने वाला है ना वो इस पार्ट पे आएगा, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन एस्टिमेशन किया, 50 छोड़ जाएंगे, अकॉर्डिंगली प्रोविजन बना दिया, साल के एंड में पता चला 20 ही छोड़ के गए। रिवाइज करो, अगले साल का एस्टिमेशन उसी साल कर लिया कि अब अगले साल 50 और छोड़ेंगे, अगले साल पता चला 60 छोड़ गए, फिर एस्टिमेशन रिवाइज करो। अल्टीमेटली द गेम इज ऑफ एस्टिमेशन ओनली, द अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन इज ऑफ एस्टिमेट ओनली। ये सिंपल पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं सर्विस कंडीशन की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन की बाद में बात करेंगे, अभी बहुत समय लगेगा इसको समझने में। तो यहां तक बात समझ में आई? तो क्या करने का है हमें यहां पे जो हमें ये बनाना है, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके अंदर पहला कॉलम, पहला इंफॉर्मेशन हो गया, दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया, थर्ड इंफॉर्मेशन में आप लेंगे यहां पे वैल्यू पर ऑप्शन। हर ऑप्शन पे कितनी वैल्यू आपकी जेब से लगेगी, यानी एक ऑप्शन पे कितना आपकी जेब से खर्चा होगा, एक ऑप्शन पे आप कितनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ऑप्शन पे आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। ये आ गया, या तो इंट्रिंसिक वैल्यू से निकाल के लाओ या फेयर वैल्यू से निकाल के लाओ, जो भी दिया है अकॉर्डिंगली। अभी हमारे पास आएगा
टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन, टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। नाउ आपको हर साल टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन पता चल गई, अलग अलग साल का निकालना पड़ेगा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि इस साल राइट ऑफ कितना करूं। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन टू बी रिटर्न ऑफ, कितना राइट ऑफ करोगे, तो यहां लगा दो अपना वो फॉर्मूला। कैसे, वही वाला टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो ऊपर कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय लैप्स्ड वीपी वेस्टिंग पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल वीपी। अभी ये लिख देंगे यहां पे, और ये भी हम हर साल का कैलकुलेट करेंगे, और इसमें से फिर मैं लेस करूंगा एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर्स। सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर्स। फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, सेकेंड ईयर में ये वाला माइनस होगा, थर्ड ईयर में ये वाला भी और ये वाला भी माइनस, और फिर फाइनली आपको वो अमाउंट मिल जाएगा जो हमें अल्टीमेटली राइट ऑफ करना है। इसे नोट कर लीजिएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन ऑलवेज परफेक्टली आ जाएगी अमाउंट की। इसी फॉर्मेट को बस ध्यान रखिए। क्लियर? इसके बाद जर्नल एंट्रीज का तो हमने बात कर ही लिया, सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं। सो होपफुली कॉन्सेप्ट यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अभी तक हमने बात किया है सर्विस कंडीशंस का, ये एग्जाम्पल भी हमने किया सर्विस कंडीशन का। परफॉर्मेंस कंडीशन पे हम आगे चलेंगे, और वेराइटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव इन कमिंग पीरियड, उस पे काम करेंगे, उस पे हम वेराइटी पे डिस्कस करेंगे। प्लस परफॉर्मेंस में मार्केट बेस्ड एंड नॉन मार्केट बेस्ड दोनों की भी बात करेंगे। तो नॉन मार्केट बेस्ड आपका स्टडी मटेरियल नॉन मार्केट बेस्ड की बात करता है, सिर्फ हम नॉन मार्केट और मार्केट बेस्ड की भी बात करेंगे। प्रैक्टिकली उसको इंप्लाई करें ना करें, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस करेंगे यहां। ठीक है, सो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। चलिए, यस सर, बिल्कुल थक गए सर, सुबह से बहुत सारा क्लासेस हो गया, कोई बात नहीं, मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल इसको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर।